नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का आरंभ लगभग 8वीं शताब्दी से माना जाता है और हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती हैं। लेकिन अगर हम मध्य युग की बात करें तो भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं को हिंदी साहित्य का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लगभग लोक भाषा कविता के माध्यम से की थी, है ना। और गद्य का विकास तो इस तरह बाद में हुआ। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश भाषा में मिलता है और इस तरह से 3 तरह का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य और चंपू। हालांकि हम जानते हैं कि गद्य और पद्य के मिश्रण को ही चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है या चंपू कहा जाता है। खड़ी बोली की रचना आधुनिक भारत में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य रचा गया। इस तरह से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह विस्तृत है, विशाल है। हिंदी भाषा जिसका प्रयोग हम आज इतनी आसानी से करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, उसका इतिहास कैसा रहा है। हिंदी भाषा को आज जो परिनिष्ठित खड़ी बोली के तौर पर हम जानते हैं, पहचानते हैं, गद्य साहित्य रचा जाता है ना। इतनी तरह का साहित्य रचा जाता है हिंदी में, तो उसका इतिहास कैसा रहा है, हिंदी को प्रॉपर हिंदी बनने में कितना समय लगा है, कैसा समय लगा है, ये तमाम बातें जो हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास को जो आलोचक हैं सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में बांट देते हैं, जिसको कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और बाद के समय को नव्य उत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन कालों में प्रमुख रचनाएं कौन सी रही, प्रमुख रचनाकार कौन से रहे, जो आज की परीक्षा का पैमाना है, जिसके अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ एक टेस्ट सीरीज के तौर पर। यह इस सीरीज का पहला भाग है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और पसंद आने की बात नहीं है, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, ये आते ही हैं परीक्षा में और इन्हीं से हमें पता चलता है कि हम हिंदी साहित्य इतिहास को कितना जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। पहले प्रश्न के तौर पर हमारे सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शंस हमारे पास हैं ए, बी, सी, डी के तौर पर। क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, गारसा दत्तासी ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया या फिर मिश्र बंधु ने। सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। जी हाँ, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तब भी गारसा दत्तासी होगा। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तब भी गारसा दत्तासी, और परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तब भी गारसा दत्तासी होगा। अब इसकी व्याख्या देख लें तो गारसा दत्तासी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इनके ग्रंथ का नाम था, जिसको कि इन्होंने किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इसमें इन्होंने क्या किया था, विवरण दिया था हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णाक्रमानुसार पद्धति के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका पहला भाग सन 1839 में तथा इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो राइट ऑप्शन होगा गारसा दत्तासी। इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ कौन है, मिश्र बंधु विनोद, है ना। साथ ही बचते हैं हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो इन्होंने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में, ठीक है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके पास 4 प्रश्न हल हो रहे हैं।
जो ABCD के तौर पर ऑप्शंस दी हैं वो सभी के सभी यहाँ पर सॉल्व हो रही हैं। तो इसीलिए विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है ये, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को शॉर्ट तरीके से समझना है और स्मार्ट तरीके से समझना है तो हिंदी साहित्य के इतिहास के यही प्रश्न बनते हैं जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। होप आपने इनको पहले भी पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ऑप्शन ABCD के तौर पर अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में या फिर उर्दू भाषा में। तो हम सब जानते हैं कि सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन है? शिवसिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन 4 है, आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऐसा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसको काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसे जो है काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया है। आपने पढ़ा है ना, विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुसार पद्धति, वर्ण क्रमानुसार पद्धति। ठीक है, तो सही उत्तर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। क्या नाम है? गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा गार्सा द तासी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए जोशुआ कैटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास बाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन होगा जोशुआ कैटलर। अब जानिए कि जोशुआ कैटलर कौन थे। जोशुआ कैटलर, इनका पूरा नाम जॉन जोशुआ कैटलर। ये एक डच पुर्तगाल से थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर ये भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। हालांकि जोशुआ कैटलर ने इस पुस्तक की रचना डच भाषा में ही की थी। अगर इस पुस्तक के बारे में हमें ज़्यादा जानना है पूरी तरह से कि और क्या क्या है इस पुस्तक में, तो ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन की एक पुस्तक है, ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ, जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें इस पुस्तक के बारे में पूरी तरह से विवरण मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन की बात करते हैं। मैंने अभी कहा कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, जिसमें कि जोशुआ कैटलर की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर करके जो इन्होंने लिखी थी उसका वर्णन मिलता है। कामता प्रसाद गुरु की अगर हम बात करें तो इन्हें जो है व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जोशुआ कैटलर ने। ठीक है, किशोरीदास बाजपेयी की हमने बात की कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी का नमूना, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण, ठीक है, ब्रज भाषा व्याकरण वगैरह इनके ग्रंथ रहे हैं, व्याकरणिक ग्रंथ। और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इनका रहा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और कामता प्रसाद गुरु की बात अभी हमने की कि इन्हें क्या कहा जाता है, व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का संक्षिप्त व्याकरण इनका ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए शिवसिंह सेंगर, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डी मिश्र बंधु। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हिंदी साहित्य इतिहास की यहाँ पे बात हो रही है। हिंदी साहित्य इतिहास से ही यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ तो बहुत विद्वानों ने लिखे, बहुत साहित्य इतिहासकारों ने लिखे, लेकिन व्यवस्थित रूप से लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन
होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उसी ग्रंथ को जाता है एक व्यवस्थित रूप से लिखा जाने वाला साहित्य इतिहास ग्रंथ का श्रेय। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो अभी हमने देखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 के तौर पर हमारे सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या होगा? 1917, 1918, 1919 या फिर 1929? तो अभी हमने देखा इसका सही ऑप्शन होगा डी 1929। 1929 में ही क्या हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है, आंग्ल भाषा में लिखा गया है और नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आपने प्रस्तुत ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है उत्तर के तौर पर। क्या पादरी F.E.K. ने लिखा था ये, या पादरी एडिसन ग्रिव्स ने, या फिर गार्सा दत्तासी ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो सही उत्तर होगा पादरी एडिसन ग्रिव्स। अगर एक और महत्वपूर्ण बात की जाए पादरी एडिसन ग्रिव्स के बारे में, तो इन्होंने हिंदी भाषा में भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, लेकिन इन्हीं के द्वारा आंग्ल भाषा में लिखा हुआ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दूसरा ग्रंथ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, जीआईसी, ऑल तमाम जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में यही प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ यही रिपीट होते रहते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़िए सिर्फ इन्हीं को जो आपके समक्ष लाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए ध्यान से दोबारा से कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? जबकि हम सभी जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको किस भाषा में लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन की यह पुस्तक जो थी अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हम सब जानते हैं कि इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन का ही यह साहित्य इतिहास ग्रंथ है और अभी अभी हमने देखा कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। प्रश्न नंबर 12 के तौर पर वही प्रश्न है जो थोड़ा सा चेंज होकर है। आप देखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन का है ना। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने ही इनके ग्रंथ का अनुवाद किया हिंदी भाषा में, किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिवसिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो हम सब जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम क्या मिला था? हमें काल विभाजन मिलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हरिओध ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो हमने देखा है कि मिश्र बंधु ने क्या किया है, लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है मिश्र बंधु विनोद में। जो इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, लगभग 5000 कवियों को इन्होंने उसमें से स्थान दिया है।
ठीक है, जिसमें से 8 से भी अधिक कालखंडों में इन्होंने उसको बांटा है ना। तो इस तरह से इन्होंने ही विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। तो सही ऑप्शन होगा मिश्र बंधु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, या फिर 1900 ईस्वी में। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आपने सही ऑप्शन बताना है। तो हमने देखा कि मिश्र बंधु विनोद, जिसके 4 भाग हैं, जो 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है, एक ऐसा ग्रंथ रहा है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो चौथा इसका भाग है मिश्र बंधु विनोद का, तो उसका 1934 में जो है प्रकाशन हुआ। ठीक है, प्रथम जो 3 भाग थे इसके, वो 1913 में प्रकाशित हो चुके थे, प्रथम 3 भाग, जबकि चौथा भाग हुआ आपका 1934 ईस्वी में। और साथ ही अगर मिश्र बंधुओं की बात करें तो इसमें 3 भाई आते हैं, कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों को, आपस में भाई होते हैं, ये भाई का रिलेशन होता है, तो इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। वही प्रश्न देखिए दूसरे तरह से कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हो चुका है? क्या 3 भाग में, 4 भाग में, 1 भाग में, 2 भाग में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन है आपके पास ABCD के तौर पर, तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, संवत 1890 बीसवीं से संवत 1925 बीसवीं तक इन्होंने क्या किया है? परिवर्तन काल की समय सीमा का निर्धारित किया है। क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक काल को 700 से 1400 बीसवीं तक बांटा है, माध्यमिक काल को 1445 से 1860 बीसवीं तक बांटा है, और इस तरह से अलंकृत काल को इन्होंने 1681 से 1889 बीसवीं तक बांटा है, और परिवर्तन काल को 1890 से 1925 बीसवीं तक। और वर्तमान काल की बात करें तो 1926 बीसवीं से अब तक इन्होंने माना है। तो थोड़ा आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इनके बारे में आपने ये तथ्य याद रख लेने हैं मोटे तौर पर। उसी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी इस तरह का प्रश्न बनता है और कई बार पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो ऑप्शन है आपके पास 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, या फिर 1800 से 1850। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 1868 से 1893 ईस्वी तक जो है इनका प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरी प्रचारणी सभा ने, इंडियन प्रेस ने, या फिर राष्ट्रभाषा परिषद ने? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका नागरी प्रचारणी सभा ने, ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी, 1893 में, और श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना की थी। नागरी प्रचारणी सभा एक ऐसी सभा जो हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए प्रचार प्रसार करती थी, और यह एकमात्र भारत की उस समय की अग्रणी संस्था थी। प्रश्न नंबर 20 है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय स्थान का समय कब से कब तक माना है या तय किया है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन A, 1893 से 1918 तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय स्थान का समय माना है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इनके प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी है ना, और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी। तो इस तरह से इन्होंने इसको तय किया है। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ABCD के तौर पर है। सही ऑप्शन होगा उत्तर के तौर पर 1893 ईस्वी में। हम सब जानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी, और इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास,
पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव सिंह कुमार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न देखिए कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? अभी हमने देखा, ठीक है, क्या बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामचंद्र वर्मा। तो अभी हमने देखा कि इसमें रामचंद्र वर्मा शामिल नहीं थे, ठीक है, रामचंद्र वर्मा शामिल नहीं थे, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जो हैं, इन तीनों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब? 16 जुलाई 1893 1893 में वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1800 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी या सन 1809 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1800 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, बात यहाँ पर हिंदी साहित्य की हो रही है और साथ ही हमने देखा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी बार बार जिक्र आ रहा है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य, इतिहास, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये इस तरह के नाम हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं, रिलेटेड भी हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की भूमिका रही है महत्वपूर्ण, किसमें? आपकी हिंदी भाषा के विकास में। हिंदी साहित्य की अगर बात हो रही है तो ये 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बगैर हिंदी साहित्य अधूरा है, ठीक है। तो सन 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है, ठीक है। वेलेजली एक संस्था का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है ओरिएंटल सेमिनरी, और उसके जो अध्यक्ष वो बनाते हैं जॉन गिलक्राइस्ट को। बाद में यही ओरिएंटल सेमिनरी संस्था जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का रूप निर्धारित करती है या इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को पहले किस संस्था के नाम से जाना जाता था? तो ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से। तो यही संस्था ओरिएंटल सेमिनरी जो है कन्वर्ट होती है फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति की याद में। कब? 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी और गिलक्राइस्ट को जो है इसका हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था उन्होंने, ठीक है। और साथ ही और जानिए, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए इन्होंने नियुक्त किया 2 पंडितों को। किन किन को? लल्लू लाल को और सदल मिश्र को, हिंदी भाषा शिक्षण के शिक्षक के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि मार्क्सेस ऑफ वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और इसके अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। कब की थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24 है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? क्या जॉन गिलक्राइस्ट थे, सदल मिश्र थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही उत्तर होगा जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में आपके पास मार्क्सेस ऑफ वेलेजली दिया होगा तो आप वो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया था मार्क्सेस ऑफ वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट को। लेकिन अगर ऑप्शन में जॉन गिलक्राइस्ट होगा तो फिर यही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है हमारे पास, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? क्या उसमें पूर्वीपन था? क्या उर्दू की प्रमुखता ज्यादा थी? क्या सहज व प्रवाहमयी भाषा थी? या फिर किस्सा गोई, मतलब किस्से कहानियां ज्यादा होती थी उनकी भाषा में? तो इसमें सही उत्तर होगा उसमें पूर्वीपन का पुट था। जी हाँ, सदल मिश्र की अभी हमने बात की कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है तो वहाँ पर पंडित सदल मिश्र को नियुक्त किया जाता है हिंदी के शिक्षण के लिए। तो वही सदल मिश्र जिनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी भाषा की विशेषता थी कि उनमें पूर्वीपन ज़्यादा था। क्योंकि सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे। एक शाकपदीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में भी विशेष महत्व माना जाता है। अगर बात करें इनकी भाषा विन्यास की, वाक्य विन्यास की, तो इनमें ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों भाषाओं का जो है इनकी भाषा में देखने का प्रभाव स्पष्ट तौर पर मिलता है।
प्रश्न नंबर 26 है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी के तौर पर देखिए। क्या शकुंतला नाटक है, क्या सिंहासन बत्तीसी है, क्या बेताल पचीसी है? जी नहीं, इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर। तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। जो प्रश्न बहुत ही साधारण है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके के प्रश्न हैं, लेकिन यकीन मानो परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं और वहां पर आप धोखा खा जाते हैं। प्रेम सागर की ही यहाँ पर बात हो रही है कि यह किसकी रचना है, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की, इंशा अल्लाह खान की, या फिर नासिक केतोपाख्यान। यह तो रचना का नाम है, ठीक है। तो ना सदल मिश्र की है, ना इंशा अल्लाह खान की है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल की जो है प्रेम सागर इसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, क्या लल्लू लाल जी हैं, क्या सदल मिश्र हैं, इंशा अल्लाह खान है, या फिर राजा लक्ष्मण सितारे हिंद हैं? तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंशा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी इन्हीं के द्वारा रचित कहानी है। और साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण कि ये प्रश्न जो हैं, जितनी भी हमारी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षाएं हैं, बार बार यही प्रश्न आते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, याद रखिएगा, उदयभान चरित के नाम से भी इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को जाना जाता है। और इसमें जो है, इसकी जो भाषा रही है इस कहानी की, इसमें उर्दू, अरबी और फारसी के ज़्यादा प्रभाव रहा है इन बोलियों का। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुख लाल। तो हम सब ने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि सदल मिश्र जो है हिंदी के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। और सदल मिश्र के साथ जो दूसरे पंडित थे, कौन थे? लल्लू लाल। जी हाँ, लल्लू लाल और सदल मिश्र को ही हिंदी अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पर लल्लू लाल और सदल मिश्र होगा सही उत्तर, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सब ने अभी अभी देखा कि हिंदी शिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में जिस अध्यापक को नियुक्त किया गया था वो थे सदल मिश्र, और साथ ही इनके साथ दूसरे थे लल्लू लाल, है ना। लेकिन यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान रचना के बारे में पूछा गया है कि यह रचना किसकी थी, इसके लेखक कौन थे? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ओके, सदल मिश्र को हिंदी के पहले गद्यकार के तौर पर जाना जाता है और इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, एक तो है नासिकेतोपाख्यान और दूसरी रचना है रामचरित। नासिकेतोपाख्यान की बात करें तो इसका दूसरा नाम चंद्रावती भी है। जी हाँ, चंद्रावती नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। वही प्रश्न है, दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछा गया है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर नासिकेतोपाख्यान। तो आप सभी समझ गए होंगे कि नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न एक ही होता है लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए सभी तरह से कि प्रश्न किस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सामने मैं वो प्रश्न रखूं जो आज तक बार बार रिपीट होते रहे हैं, और यकीन मानिए यही प्रश्न आते हैं और आते भी रहेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? अब बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो क्या लल्लू लाल जी हैं? नहीं। सदल मिश्र हैं? नहीं। सदा सुख लाल है? नहीं। कौन है? इंशा अल्लाह खान। वही इंशा अल्लाह खान जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखा है, और उसी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 है हमारे पास, सुख सागर की रचना किसने की? क्या सदल मिश्र ने की, लल्लू लाल ने की, इंशा अल्लाह खान ने की या फिर सदा सुख लाल ने की है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो
सदासुख लाल जो हैं सुख सागर के रचनाकार हैं। यह एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। जबकि हमने देखा सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ठीक है। नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। लल्लू लाल की है प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खान की है रानी केतकी की कहानी, जिसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से प्रश्न नंबर 33 सुख सागर के रचनाकार हैं सदासुख लाल। प्रश्न नंबर 34 सुख सागर का विषय क्या है? ठीक है। क्या यह शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग पर आधारित है? क्या यह गीता के प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित है? तो सुख सागर जो रचना है किसकी? सदासुख लाल की। ना वह शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग पर तो यह आधारित नहीं है, गीता के भी नहीं है, तो यह है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर आधारित एक धार्मिक ग्रंथ। ठीक है। सुख सागर सदासुख लाल की रचना। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 35 देखिए कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन हैं? क्या राम प्रसाद बिस्मिल हैं? क्या रमाशंकर वाजपेयी हैं? राम प्रसाद निरंजनी हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाषा योग विशिष्ट, ठीक है, जो कि एक कैसा ग्रंथ है? बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली में लिखा हुआ बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। लेकिन किसने लिखा है यह ग्रंथ? राम प्रसाद निरंजनी ने। तो भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 36 है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है इनमें से? क्या प्रेम सागर है, नासिकेतोपाख्यान है, ढोला मारूरा दूहा है, या फिर आशिया? ठीक है। तो हमने क्या देखा? खड़ी बोली को देखा हमने कि जब से गद्य का प्रसार हुआ आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो हमने देखा फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है खड़ी बोली के योगदान में, है ना। उसमें हमने देखा हिंदी शिक्षण के तौर पर दो लल्लू लाल जी को और आपके सदल मिश्र जी को नियुक्त किया जाता है वहाँ पर हिंदी अध्यापक के तौर पर। तो जो सदल मिश्र हैं उनकी रचना जो नासिकेतोपाख्यान है उसको खड़ी बोली की प्रथम रचना माना जाता है। वैसे तो प्रेम सागर भी खड़ी बोली में ही रचित ग्रंथ है। हालांकि लल्लू लाल जी की प्रेम सागर में ब्रज भाषा का भी अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। तो सर्वमान्य मतानुसार नासिकेतोपाख्यान जो सदल मिश्र की रचना है उसी को खड़ी बोली की पहली रचना माना गया है। प्रश्न नंबर 37 ध्यान से देखिए कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी ने, लल्लू लाल ने, या फिर हरदेव बाहरी ने? देखिए खड़ी बोली में खड़ी, ओनली खड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नन अदर देन राइट ऑप्शन विल बी सदल मिश्र। सदल मिश्र हिंदी भाषा अध्यापक फोर्ट विलियम कॉलेज में, इन्होंने ही खड़ी शब्द का प्रयोग किया था खड़ी बोली में सबसे पहले। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो कौन कौन से हैं? राजा द्वय के नाम से प्रख्यात हैं ये रचनाकार। क्या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं? क्या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में राजा द्वय के नाम से जो दो विख्यात रचनाकार हैं, ठीक है, वो हैं कौन? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानिए कि अगर फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर देने वाली भाषा बताया, तो इस खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था, तो इस खेमे के जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इसी की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने क्या किया? भाषा में फारसी के साथ साथ संस्कृत शब्दों की भी भरमार कर दी। तो
इस खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। इसलिए इन दोनों को, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी? तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा ही खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसके द्वारा? सदल मिश्र और लल्लूलाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, निम्नलिखित में से बताना है कौन है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। तो हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी के प्रथम गद्यकार रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, है ना? तो ऑप्शन में है हमारे पास, तो सही ऑप्शन होगा लल्लूलाल। क्यों? क्योंकि गद्य, भाई गद्य खड़ी बोली में ही रचा जाता है ना, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तभी से तो गद्य में रचा जाने लगा जो हिंदी साहित्य है ना, लगभग तभी से प्रॉपर तौर पर रचा जाने लगा। तो लल्लूलाल जी और सदल मिश्र को वहां पर हिंदी अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया था जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा, है ना। तो इस तरह से राइट ऑप्शन होगा लल्लूलाल। तो यह थी आरंभिक हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तरी, इस टेस्ट सीरीज का पहला भाग। इसके दूसरे भाग के तौर पर आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और प्रमुख प्रश्नोत्तरी को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होंगी। तब तक नमस्कार।